रिलेटिविटी पढ़ने जा रहे हैं और हमारा जो आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर 24 या आप समझे सेकेंड ईयर फिजिक्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटिविटी। व्हाट डू वी मीन बाय रिलेटिविटी, या रिलेटिविटी के अंदर जो चीज हम डिस्कस करते हैं वो है क्या? जी जनाब, रिलेटिविटी के अंदर जो चीज हमें डिस्कस करनी है वो है क्या चीज? हाँ, मुझे अंदाजा है वो क्या बता रहा था, इसलिए मैंने पूछना जरूरी नहीं समझा। जी जनाब, क्या चीज हमें पढ़नी है रिलेटिविटी के अंदर? रिलेटिविटी का वर्ड निकला है रिलेशन से, और रिलेशन के बारे में हम बात ये कर सकते हैं कि इसके अंदर जब भी हम बात करेंगे तो किसी दो ऑब्जेक्ट्स या दो चीजों के बारे में बात हो रही होगी। जब हम रिलेटिविटी की बात फिजिक्स में करते हैं तो फिजिक्स में हमने जितनी फिजिक्स पढ़ी उसमें हमारा काम ये है कि हम मोशन को डिस्कस करें। तो रिलेटिविटी के अंदर जब हम बात कर रहे हैं तो हम कौन से मोशन की बात कर रहे हैं? रिलेटिव मोशन। अच्छा, अब कुछ मसले मसाइल हैं रिलेटिविटी पढ़ते हुए। हमने इस चैप्टर के अंदर जितनी रिलेटिविटी पढ़ी है ना, वो हमने रिलेटिविटी पढ़ी है स्पीड ऑफ लाइट से। थोड़ी सी तवज्जो, स्पीड ऑफ लाइट से मतलब भाई एग्जाम्पल के तौर पे हम बात ये कर रहे थे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है तो उसके साथ क्या क्या चीजें होंगी। आइंस्टाइन की आपने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ी, मैं सिर्फ उसका बेसिक दे देता हूं क्योंकि मुझे टॉपिक से पहले कुछ इंट्रोडक्शन पे आना है। सबसे पहले आपने स्पेशल थ्योरी में पढ़ा है कि मास कॉन्ट्रैक्शन, सॉरी आप समझे मास वेरिएशन। अब मास वेरिएशन क्या था कि जब कोई बॉडी स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगी तो क्या होगा, उसका मास वेरी करेगा। अच्छा, अब ये मास वेरिएशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। कहीं भी ऐसी बात नहीं हो रही कि मास कम होगा या मास ज्यादा होगा। वेरिएशन के अंदर ज्यादा भी हो सकता है और कम भी। होगा क्या, जब कोई बॉडी स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर से ट्रेवल कर रही होगी तो उसका जितना मास है वो एनर्जी बन जाएगा, या आप समझे वहां पर जितनी एनर्जी होगी वो सारी की सारी किसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी? मास में। अब जो एक्चुअल मास है वो अपने ओरिजिनल वैल्यू से जब वो एनर्जी बन रहा है तो कम हो रहा है, और जब एनर्जी मास बन रही है तो वो क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। तो दैट इज व्हाई वी आर सेइंग मास वेरिएशन, कि मास टू एनर्जी, मास कम होगा एनर्जी बढ़ जाएगी, एनर्जी टू मास, मास बढ़ जाएगा एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो बेसिकली जब आप स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर से ट्रेवल करेंगे तो आप एनर्जी बन जाएंगे, और उस एनर्जी का मास निकालना पॉसिबल ही नहीं है। और जब वो मास निकालना पॉसिबल ही नहीं होगा तो हम वहां पर कहते हैं कि मास इनफाइनाइट हो जाता है, जो अभी आपने बात करी। दूसरी चीज, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, लेंथ छोटी हो जाती है। इसका मतलब क्या है, अगर आप थोड़ा सा रियल वर्ल्ड के डायनामिक्स में समझें, एक डिस्टेंस है जो गाड़ी ने ट्रेवल करना है कराची से लाहौर का, एक डिस्टेंस है जो प्लेन ने ट्रेवल करना है कराची से लाहौर का। किस चीज में आपको बैठ के ऐसा लगेगा फासला कम लग रहा है मुझे कराची से लाहौर का? प्लेन में स्पीड ज्यादा है। इसका मतलब अगर स्पीड ऑफ लाइट आपके पास हो तो आपके लिए नॉर्मल डिस्टेंस जो आपको ट्रेवल करना है बड़ा, वो भी क्या हो जाएगा? एक्चुअल में छोटा होना शुरू हो जाएगा। तो जब आप स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर से ट्रेवल करेंगे तो आप एक्चुअल लेंथ के मुकाबले में जो नई लेंथ होगी वो हमेशा आपके लिए क्या होगी? कम हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। टाइम डायलेशन, इसका मतलब क्या है? टाइम जो है वो बहुत ज्यादा लगने लगेगा, टाइम स्लो हो जाएगा। अच्छा, क्यों स्लो हो जाएगा? अब एक एग्जाम्पल के तौर पे आप सोचें कि अगर मैं यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट से बोलना शुरू कर दूं तो अब क्या होगा, मैं जितनी भी बातें कर रहा हूं वो सेकंड से भी बहुत कम हिस्से में होंगी। अब मुझे फर्ज करें 1 घंटे तक बोलना है, अभी मैं जिस नॉर्मल स्पीड पे 1 घंटे बोल रहा हूं यहाँ पे मुझे पता चलेगा कि हाँ 1 घंटा बोलना है। उस टाइम जब मैं इतनी तेज स्पीड से बोल रहा हूँगा तो मेरे पास तो जितने अल्फाज मुझे अभी 1 घंटे में अदा करने हैं वहां तो मैं 1 मिनट में अदा कर चुका हूँ।
तो मेरे लिए वो टाइम 1 घंटा गुजारना मुश्किल हो जाएगा, टाइम लंबा हो जाएगा। तो होता ये कि जहाँ पे बॉडी स्पीड मास जहाँ पे बॉडी की वेलोसिटी स्क्वायर ऑफ लाइट हो जाती है, तो वहाँ पे क्या हुआ कि आप इतनी तेज़ी से मूव कर रहे हैं कि आपके सारे डिस्टेंस छोटे हो चुके हैं और अब आपको हर जगह का वक्त भी कम लग रहा है। जो काम आपने 1 साल में करना था, आप इतनी तेज़ करते हुए चल रहे हैं कि आपने 1 दिन कर दिया। अब वो 1 साल आपने उसी जगह गुजारना है, तो काम तो 1 दिन में हो गया, तो बाकी जो 364 डेज है वो आपके लिए डायलेट हो गए, ज़्यादा हो गए। तो नॉर्मली तौर पे कहा जाता है कि भाई कि आप अगर स्पेस में किसी और प्लेनेट पे चले जाएं तो अर्थ में 1 साल गुजरेगा, वहाँ 2 दिन गुजरे होंगे। तो आप एक्चुअल में होगा क्या कि आप वहाँ के मुकाबले में सिर्फ 2 दिन बड़े हुए हैं और अर्थ पे आपकी उम्र 1 साल मजीद हो गई है। क्यों? वहाँ पे टाइम स्लो है, वहाँ पे भी 2 दिन ही गुजरे, आपकी बॉडी ने 2 दिन ही फील करे, लेकिन अर्थ पे टाइम तेज चल रहा था तो वो ही 2 दिन अर्थ के 1 साल बन गए। एक जहां पर आप हैं, आपकी बॉडी उसी हिसाब से ग्रो करेगी ना जहां पे आप मौजूद हैं। आप जब अर्थ में आएंगे तो आपकी जो एज है, जो आपकी बॉडी की अडॉप्शन है, वो उसी हिसाब से हुई होगी जो उस प्लैनेट के हिसाब से। जब आप अर्थ पे आएंगे 1 साल बाद, तो आप अभी सिर्फ 2 दिन ही उम्र गुजरी आपकी। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम डायलेशन। अगर आपने देखें, हाँ एग्जैक्टली 1 साल में तो पता नहीं बुढ़े भी हो जाए। अच्छा, एक इसकी बहुत अच्छी आपको पोर्ट्रेशन मिल जाएगी कि अगर आप फ्लैश एक से वो आता था, सीरीज आती थी, आप उसकी ना क्लिप्स देखें, आप उसमें फ्लैश टाइम सर्च करें। फ्लैश टाइम के बारे में क्लिप्स ये होती थी कि जब वो इतनी तेज वाइब्रेट कर रहा होता था, उसको नॉर्मल टाइम के मुकाबले इतना स्लो हो जाता था उसके लिए टाइम कि फर्स्ट एक उसका ना मतलब एक सीन ये था कि वो बॉम्ब को जो है वो फूटना था। जब वो वाइब्रेट करता है, फ्लैश टाइम में चला जाता है, तो नॉर्मली तौर पे क्या हुआ, बॉम्ब तो 1 सेकंड में ब्लास्ट हो जाएगा। उसके लिए वो 1 सेकंड इतना बड़ा हो चुका था कि उसने वो बॉम्ब को वहां पर डिफ्यूज कर दिया जब वो स्पीड ऑफ लाइट के करीब करीब चला गया था। तो उसके लिए टाइम स्लो हो गया। वहां के आसपास वाले लोगों को नहीं पता चला, उन्होंने तो कहा बहुत तेज है, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, जब वो इतनी तेज वाइब्रेट कर रहा था स्पीड ऑफ लाइट के साथ साथ, तो उसके लिए टाइम स्लो हो गया और उसने वही काम जो नॉर्मली तौर के अंदर 1 घंटा लगना था, उसने वो सेकंड्स में कर लिया, विद इन सेकंड कर लिया। तो दैट इज टाइम डायलेशन। और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मास एनर्जी इक्वेशन। एनर्जी कन्वर्टेड इनटू, आप जब स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर से जाएंगे तो आइंस्टाइन ने कहा आपका सारा मास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी में। ये 4 पॉइंट्स है जो आपने पढ़े। अब मैं आता हूं उन चीजों पे, क्या आपने ये पढ़ी है? ट्रांसफॉर्मेशंस। एक्चुअल अब देखो यहाँ ना मसला एक है, क्योंकि मैंने भी पढ़ाया था तो मैंने भी नहीं पढ़ाई थी, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। उसकी वजह ये है कि इसका पेपर में नहीं आती, MCQs में नहीं पूछते, फिर इतने लंबे टॉपिक करेंगे। एप्टीट्यूड में है लेकिन, और जब आप एप्टीट्यूड में है ना तो इसको आपने थोड़ा सा डिटेल से समझना है। ट्रांसफॉर्मेशंस का मतलब क्या है? एक चीज दूसरी चीज के साथ लिंक्ड हो रही है और वो या तो उसमें कन्वर्ट हो रही है या उसका कुछ हिस्सा उसमें कन्वर्ट हो रहा है। जब हम रिलेटिव मोशन की बात कर रहे हैं तो रिलेटिव मोशन कितने ऑब्जेक्ट्स के दरमियान हो रहा है? 2। फर्ज करें आप कश्ती चला रहे हैं पानी में, और जो पानी है उसका बहाव वो भी तो फ्लो कर रहा है ना, आप डिपेंड कर रहे हैं पानी के फ्लो पे। तो अब जो आपका मोशन है वो रिलेटिव मोशन है। क्यों? पानी के फ्लो के ऊपर आपका मोशन डिपेंड कर रहा है। कश्ती उतनी ही तेज मूव कर रही होगी जितना पानी का क्या होगा, बहाव होगा, जितना पानी का फ्लो होगा, जितना पानी का मोशन होगा। तो ऑटोमेटिकली अब आपका डिस्टेंस, पानी का डिस्टेंस, आपकी वेलोसिटी, पानी की वेलोसिटी, दोनों एक दूसरे के साथ रिलेट करेंगे। इस पूरे अमल को हम कहते हैं रिलेटिव मोशन। और ये पूरा चक्कर जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं रिलेटिविटी में। ठीक है? एक जर्नल इक्वेशन है काइनेमेटिक्स की, डिस्टेंस निकालने के लिए, कोई बताएगा? तो मैं बेसिक, अच्छा एक और चीज देखें, न्यूटन ने, वो आइंस्टाइन ने बिल्कुल ये बात कही थी कि ऑल फिजिकल लॉज आर सेम इन मॉडर्न फिजिक्स।
जो मैकेनिक्स के लॉस थे वो सारे सेम रहेंगे, पर जब स्पीड ऑफ लाइट अचीव हो जाती है वहाँ पे न्यूटन मैकेनिक्स ब्रेक डाउन हो जाती है। और ब्रेक डाउन का मतलब कि वहाँ पे वो रूल्स को फॉलो नहीं कर सकती, टाइम डायलेट हो गया। क्या न्यूटन मैकेनिक्स में टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट है? नहीं है। न्यूटन मैकेनिक्स में जब हम बात करते हैं डिस्टेंस वगैरह निकालते हैं तो उसका टोटली अमल निकलता है वेलोसिटी और टाइम पे। टाइम डायलेट हो गया, स्लो हो गया, स्पीड बढ़ गई, तो एक्चुअल क्या होना चाहिए था? डिस्टेंस को भी तो बढ़ना चाहिए था, लेंथ तो कॉन्ट्रैक्ट हुई है। लेकिन तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स जिसे हम कहते हैं ना, जो आपने आज से पहले आज तक पढ़ी है, वो स्पीड ऑफ लाइट पे आके कुछ जगहों पे ब्रेक डाउन हो जाती है। इस ब्रेक डाउन को समझाया था किसने? लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन। और मैं आपको दिखा दूं, लॉरेंट्ज ने सिर्फ ये बात लिखी थी, और मुझे यकीन है ये तो सबने पढ़ा है, और उसने कहा था दिस इज अ कांस्टेंट, और उसको उसने गैमा सिंपलाइज करा था। तो जो गैलीलियन ने गलती करी थी ना, वो करेक्शन दी थी किसने? लॉरेंट्ज ने। और आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पूरी की पूरी लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन पे ही है ना, सारे फॉर्मूलों में आ रहा है ना। लेट से अगर मैं मास निकालूं तो रिलेटिव मास इज इक्वल्स टू एम नॉट डिवाइडेड बाय दिस, रिलेटिव लेंथ इज एक्चुअल लेंथ और मल्टीप्लाई बाय द सेम थिंग। तो ये सारी कहानियां याद आ रही हैं आपको? ये सारी कहानियां हो रही थी। तो हमने जो अभी बात करनी है ना, मैं इन दोनों के बारे में थोड़ी सी बात कर रहा हूं ताकि आपको थोड़ी बहुत चीजें मिल जाएं, क्योंकि शुरू के एमसीक्यूज इन्हीं चीजों को डील कर रहे हैं। अच्छा, अब आते हैं कुछ चीजों पे। सबसे पहले अगर न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अंदर मैं किसी पॉइंट की पोजीशन निकाल रहा हूं, व्हाट डू वी मीन बाय पोजीशन? अगर वो ओरिजिन से निकल रही है, मैं निकाल रहा हूं इस पॉइंट की पोजीशन फ्रॉम ओरिजिन, तो ये क्या चीज निकाल रहा हूं मैं? बेसिकली ये क्या होगा इसका? मैं यहां से यहां पर इसकी पोजीशन मालूम कर रहा हूं, तो ये जो लाइन है ये क्या शो कर रही है? इसका डिस्टेंस क्या शो कर रही है? तो मुझे डिस्टेंस का फॉर्मूला चाहिए। तो भाई मैं डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखने वाला हूं, एक्स टी इज इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस, अब ये आप लोग समझाएंगे, वी नॉट एक्स टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कंसिडर ये करा है मैंने, जो पूरा मोशन लिया है वो एक्स पर है। पहली चीज तो ये समझ लें, अब जब मैं एक्स पे मोशन ले रहा हूं तो वाई और जेड पे कांस्टेंट होंगे वो, यानी वाई और जेड पे उसकी वैल्यूज चेंज नहीं हो रही, वो कांस्टेंट है। हम बात कर रहे हैं हमने कहां लिया है? सिर्फ और सिर्फ मोशन एक्स पे। इसका कोई मुझे बताएगा कि मैंने लिखा क्या है? ये होगा न्यूटन सेकंड इक्वेशन, और ये हो गया डिस्टेंस एट टाइम इज इक्वल्स टू 0, यानी कहां पे? ओरिजिन के आसपास। और जो इन दोनों को प्लस करके आंसर मिलेगा वो मुझे फाइनल डिस्टेंस मिलेगा। चले मैं थोड़ी सी चीजें यहां क्लियर भी कर देता हूं कि एक्स टी आपके पास क्या चीज है? फाइनल पोजीशन अलोंग एक्स एक्सिस एट टाइम टी। सबको दिख रहा है? फाइनल पोजीशन क्या चीज? ये वाली एक्स टी। जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो आपको आखिरी फाइनल जहां पे आप पहुंच चुके होंगे वहां पर आपको जो डिस्टेंस कवर हुआ वो मिल जाएगा। अच्छा, फिर एक्स नॉट, व्हाट विल बी द एक्स नॉट? इनिशियल पोजीशन अलोंग एक्स एक्सिस, बट अगर नॉट लगा हुआ है तो टाइम कितना था वहां? 0 सेकेंड्स एट टी इज इक्वल्स टू 0। फिर वी नॉट एक्स, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। हमने वीआईटी रखते हैं ना, तो अगर एक्स पे हो रहा है तो इनिशियल को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओ के साथ, तो इनिशियल वेलोसिटी एट एक्स एक्सिस क्या हो गई? वी नॉट एक्स। जितना टाइम लग रहा है उसको वहां तक पहुंचने में वो टाइम आ गया। ए क्या हो गई? उसकी एक्सेलरेशन, और टी का क्या हो गया? स्क्वायर। अब स्पेशल केस डिस्कवर करते हैं। मैं अज्यूम करता हूं कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट थ्रू आउट दिस मोशन। क्या चीज खत्म हो जाएगी? मैं अज्यूम कर रहा हूं एक स्पेशल केस, और क्योंकि हम हमेशा ज्यादातर बात कर रहे होते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी, और कांस्टेंट वेलोसिटी की क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट कैसी है आपके पास? कांस्टेंट।
तो मैं स्पेशल केस के बारे में बात कर रहा हूं एट कांस्टेंट वेलोसिटी। तो जनाब क्या हो जाएगा ऊपर वाला फॉर्मूला, xt इज इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस क्या चीज जीरो होगा बाय द वे, कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन खत्म, यानी कि ये हिस्सा गया, क्या बच गया, एक्स नॉट इज इक्वल्स टू वी नॉट एक्स मल्टीप्लाई बाय टी। यहां तक कोई मसला? ये होगा इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म जो आपने यूज करनी होगी। एट पॉइंट टी 10 सेकेंड बाद उसकी पोजीशन क्या थी, कौन सी होगी उसकी पोजीशन, जो उसकी पोजीशन थी जीरो पे और जो उसने उसके बाद जीरो के बाद कवर करी। ये फॉर्मूला समझ आ गया। फाइनल पोजीशन आफ्टर 10 सेकेंड्स इज इक्वल्स टू इनिशियल पोजीशन एट 0 सेकेंड्स प्लस द पोजीशन इट अटेन्स आफ्टर 0 सेकेंड से लेकर 10 सेकेंड्स के बीच में, यानी 0 से 10 के बीच में जो पोजीशन है वो ये दे देगा, 0 के ऊपर जो पोजीशन थी वो ये दे देगा, और दोनों प्लस हो गई तो आपको कौन सी पोजीशन मिल जाएगी, इसकी फाइनल पोजीशन। अगर ये ओरिजिन पे है तो ये तो 0 हो गया, तो आपको सिर्फ वो 10 सेकेंड की आ गई। लेकिन अगर ये ओरिजिन पे नहीं है, ये पहले यहां था और अब यहां है, तो आपको पहले यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालना होगा, फिर यहां से यहां तक का, दैट इज एक्स नॉट और दैट इज वी नॉट एक्स मल्टीप्लाई बाय टी। क्लियर हो गई ये चीज? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस चीज को समझाया हमें गैलीलियन इस चीज को हमें सबसे पहले समझाया गैलीलियन और किसकी पोजीशन। हो सकता है अभी एमसीक्यूज पे हम जा ना पाए, लेकिन अभी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने ये चीजें कवर कर ली ना तो आपके एमसीक्यूज हो जाएंगे। गैलीलियन पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन, जो अभी हमने ऊपर फॉर्मूला निकाला कि फाइनल पोजीशन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू इनिशियल पोजीशन माइनस यूटी। देयर आर टू फ्रेम्स, एक फ्रेम है एस, एक फ्रेम है एस डैश। अब एक्स एक्सेस के ऊपर एस फ्रेम का मतलब जब ऑब्जर्वर कैसा था, स्टेशनरी, और एस डैश का मतलब अब ऑब्जर्वर कहां चला गया है, मोशन में। और जब ये मोशन में तो इसकी स्पीड कैसी है, वरना तो फिर एक्सेलरेशन आ जाएगी। तो वापस आते हैं इस पे। अब इस फॉर्मूले को ब्रेक डाउन करते हैं। मैं इसको थोड़ी सी बता देता हूं। व्हेन रिलेटिंग द पोजीशन अलोंग द एक्स एक्सिस बिटवीन टू ऑब्जर्वर्स, दो ऑब्जर्वर्स के दरमियान, एक को लग रहा है सामने वाला स्टेशनरी खड़ा हुआ है और दूसरे को लग रहा है नहीं वो मूव कर रहा है। ऐसा कब हो रहा होगा? ऐसा हो रहा है कि मैं किसी गाड़ी में बंदे को देख रहा हूं, मुझे क्या लगेगा वो स्टेशनरी है, एक्चुअल में वो क्या हो रहा है, मूव। दैट इज रिलेटिव मोशन। ठीक है भाई। एक्स डैश क्या है, पोजीशन ऑफ इवेंट आफ्टर द टाइम, फाइनल पोजीशन। एक्स नॉट उसकी इनिशियल पोजीशन स्टेशनरी फेज में, और डिस्टेंस आ गया जो रिलेटिव होगा, और ये सारी चीजें आ गई आपके पास। अब स्पेशल थ्योरी में जब हम बात करते हैं लॉरेंट्ज की, तो भाई लॉरेंट्ज का मसला ये था, लॉरेंट्ज ने कहा भाई गैलीलियन बिल्कुल सही बातें कर रहा है, लेकिन एक मसला ये कि ये सारी बातें गाड़ियों तक तो ठीक है, लेकिन जब लाइट की स्पीड आना शुरू हो जाएगी और हम स्टार्स की बात करेंगे, या हम बात करेंगे प्लैनेट्स के ऊपर, या हम बात करेंगे सनलाइट की, फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि वहां तो न्यूटन के सिंपल लॉज लगते ही नहीं है। वहां पे उसने ये कहा ये सारे फॉर्मूले सही हैं, बस फर्क क्या आएगा, वी हैव टू ऐड अ कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को उसने एक्स डैश कहा और उसका उसने फॉर्मूला लिख दिया एक्स माइनस यूटी। तो अब आपने जो भी फॉर्मूला लिखा उसके साथ आपने एक रिलेशन ऐड कर दिया, 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है भाई। स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट होती है, और ये सारी चीजें, ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशंस के फॉर्मूले आ गए आपके पास। अब
थोड़ी सी और बात करते हैं। अच्छा, मैंने आपसे ये कहा कि जब हम एक्स एक्सिस के मोशन की बात कर रहे हैं तो वाई, अभी हम सारी बातें एक्स पे कर रहे हैं ना, बॉडी वाई और जेड पे भी मूव करेगी, वाई और जेड पे उसकी पोजीशन कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, वाई और जेड पे उसकी पोजीशन कैसी रहेगी? कांस्टेंट, क्योंकि हम कौन से एक्सिस की बात कर रहे हैं? एक्स की। अगर ये फॉर्मूले वाई पे होते तो एक्स और जेड की हो जाती, अगर ये फॉर्मूले जेड पे बनाते तो एक्स और वाई की हो जाती। बेसिकली कहते ये हैं कि जो परपेंडिकुलर एक्सेस होंगे, परपेंडिकुलर एक्सेस ऑफ द ऑब्जर्विंग एक्सिस, जो आपका ऑब्जर्विंग एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर जो भी एक्सिस होगा उस पे पोजीशन हमेशा कैसी मिलेगी आपको? सेम, वहां वो चेंज नहीं आ रहा होगा। अच्छा भाई, एक दो चीज़ें और हैं जो मैं आपको और बता दूं, फिर हम इसके एमसीक्यूज की तरफ आएंगे। अगर दो बॉडीज यानी दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ सेम मोशन परफॉर्म कर रहे होंगे, यानी सेम डायरेक्शन में पानी और शिप हैं, तो दोनों की वेलोसिटीज प्लस होंगी। ठीक है, अगर वो दोनों ओपोजिट डायरेक्शन में हैं तो दोनों की वेलोसिटीज माइनस होंगी, पर एक इंपॉर्टेंट चीज, दे विल बी इन मॉड्यूलस, और मॉड्यूलस का मतलब जो भी आंसर आएगा उसका साइन कौन सा होगा? प्लस का। अगर दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जैसे पानी और बोट अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उनकी वेलोसिटी प्लस में आपने ऐड करनी है। अगर पानी नीचे की तरफ जा रहा है जबकि जो आपके पास शेप है आप उसको ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो राफ्टिंग होती है ना, वो कभी कभार ऐसी होती है कि आप दरिया के ओपोजिट जा रहे होते हो। राफ्टिंग आप क्या होता है कि वो दरिया जो होता है उसकी छालों के हिसाब से आप वो एक बोर्ड बना के चला रहे होते हो और उसमें 3-4 लोग बैठे हुए होते हैं और पैडल मार रहे होते हैं, वो एक उसका वो भी होता है कंपटीशन। तो जो कंपटीशन होता है उसमें होता क्या है, दरिया नीचे की तरफ आ रहा है तो हर चीज नीचे ही जानी चाहिए, वो उसके ओपोजिट जा रहे हैं। हम जब वो ओपोजिट जाएंगे तो उसकी टेक्निक्स लगा के उससे आपको सॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि इतना आसान नहीं है कि आप नीचे आते हुए दरिया को ऊपर लेकर जा रहे हो अपनी बोट को। तो एट दैट केस आपको बोट की स्पीड को रिवर की स्पीड से माइनस करना होगा। तो डायरेक्शन ओपोजिट होगी, वेलोसिटी माइनस होंगी, डायरेक्शन सेम होंगी तो वेलोसिटी क्या हो जाएंगी? ऐड। ये आपने सारी चीजें याद रखनी है। चलें भाई पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, एमसीक्यूज। इसके अलावा अगर कोई चीज बीच में आएगी तो हम बात कर लेंगे उसकी। या मैं एक और चीज बता दूं, वो लेंथ वगैरह के फॉर्मूले या याद है? चलें, ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आप लोग लिख लें ताकि आप एमसीक्यू सॉल्व करते हुए कर दें। लॉरेंट्ज फैक्टर जो अभी हमने बात करी वो क्या है आपके पास? गैमा इज इक्वल्स टू 1/√1 माइनस v² अपॉन c²। अच्छा, एक चीज सुन लिएगा, कुछ जगहों पे आपको डायरेक्ट सॉल्व करने में काम आएंगे। गैमा ऑलवेज ग्रेटर देन 1, गैमा का आंसर 1 से बड़ा आएगा कब? इफ अगर आपके पास जो वेलोसिटी है वो हो 0.6 टाइम ऑफ सी या वेलोसिटी हो 0.8 टाइम्स ऑफ सी। 7 पे भी 1 से ही बड़ा आना है। तो 0.6 से लेट से 0.9 तक अगर आपके पास वेलोसिटी दी हुई है सी के साथ, तो ऐसी सूरत में गैमा का आंसर ऑलवेज ग्रेटर देन 1। आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, एक रेंज बना लें 0.6 टिल 0.9। ये बात समझ आ गई? अच्छा,
फिर क्या चीज है आपके पास, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है, हाँ भाई, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है, लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, लेंथ कम हो रही है, फॉर्मूला क्या हुआ उसका, L इज इक्वल्स टू L नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, या मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूं, L नॉट अपॉन दिस। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दें, ये मल्टीप्लाई, जो गैमा की वैल्यू है वो 1 अपॉन करके, मुझे इसको पलटना पड़ेगा, इसको 1 अपॉन में ही लिख सकता हूं ना मैं। तो आसान अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि आप अगर इसको लेकर आना चाहते हैं तो ये डिवाइड में ही आएगा। देखो ये मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये थर्ड डिनोमिनेटर में होना चाहिए। अब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, थर्ड डिनोमिनेटर का मतलब ये किस में लिखा हुआ होगा, मल्टीप्लाई में। ये बात समझ आई? कोई चीज अगर थर्ड डिनोमिनेटर में हो तो वो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई के साथ लिखी हुई होती है। अच्छा, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी एक बार सुन लें कि जो आपकी ओरिजिनल लेंथ होगी वो हमेशा ज्यादा होगी रिलेटिव लेंथ से, तभी तो कॉन्ट्रैक्ट होगी। आपका ओरिजिनल डिस्टेंस 100 मीटर है लेकिन आप स्पीड ऑफ लाइट से जा रहे हो तो वो आपको लग रहा है 0.1 मीटर, तो ओरिजिनल लेंथ विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द रिलेटिव लेंथ। टाइम डायलेशन, क्या फॉर्मूला है टाइम डायलेशन का, डेल्टा टी इज इक्वल्स टू डेल्टा टी नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसको भी कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, क्यों, ये 1 के साथ ही लिखा हुआ है ना डिवाइड में, ये डिवाइड में ही होना चाहिए था। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, विच विल बी ग्रेटर, डेल्टा टी और डेल्टा टी नॉट, ओरिजिनल टाइम ज्यादा होगा या रिलेटिव टाइम ज्यादा होगा, कौन सा टाइम? अगर आप लाइट की स्पीड से चले गए तो आपके लिए जो वक्त है वो बढ़ जाएगा कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इसलिए जो आपके पास टाइम आएगा वो ज्यादा होगा ओरिजिनल टाइम से। इसकी ना एक और एग्जांपल हो सकती है, पेंडुलम का फॉर्मूला याद है, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर G। तो आप एक काम करें, लेंथ वेंथ सेम रखें, 9.8 अर्थ पे निकालें, 1.62 मून पे निकाल लें, आपको खुद पता चल जाएगा जो पेंडुलम अर्थ पे 1 या 2 सेकंड में मूव कर रहा है वो वहां जाके 4 से 5 सेकंड ले रहा होगा, तो मून पे ही जाके आपका टाइम स्लो हो गया। अब मून पे भी ग्रेविटी है तो 1.62 समझे, और कहीं चले जाएंगे ग्रेविटी है 0.006, टाइम आपका ऐसे डाउन आ जाएगा। तो आपकी जो क्लॉक अर्थ में चल रही है अगर आप उसे मून पे ले जाएं तो वो तेज हो जाएगी, या अर्थ के मुकाबले में मून पे अगर कोई क्लॉक चल रही है तो वो स्लो होगी। क्यों? पेंडुलम एक चक्कर अर्थ पे ले रहा है, एग्जाम्पल 2 सेकंड में, मून पे वो लेगा एक चक्कर, लेकिन उस टाइम मून पे क्या टाइम गुजर रहा होगा, 6 सेकेंड, डायलेट हो गया टाइम। चले, रिलेटिव मास, या आप इसको एक और नाम देते हैं जो आपको न्यूमेरिकल्स में बार बार यूज हो रहा था, रिलेटिविस्टिक मास। क्या फॉर्मूला है, m इज इक्वल्स टू m नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, या इसको मैं किससे लिख सकता हूं, गैमा m नॉट। जो चीज बढ़ेंगी, जिनकी वैल्यू ज्यादा निकलेगी आफ्टर रिलेटिविटी, वो गैमा के साथ मल्टीप्लाई में, यानी गैमा मल्टीप्लाई में होगा, और जिनकी वैल्यू छोटी हो जाएगी जैसे डिस्टेंस, उससे गैमा डिवाइड होगा। हिंट के लिए याद रख लें। अच्छा, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, और m किसके बराबर है,
गैमा एम नॉट और ये किससे मल्टीप्लाई हो गया, सी स्क्वायर से। चले फिलहाल यहीं तक रखते और आ जाए जरा एमसीक्यूज पे आ जाए। अच्छा भाई, टू ट्रेन्स ए एंड बी ये सनादिल ने पढ़ा दिया है ना? चलें, टू ट्रेन्स ए एंड बी आर मूविंग ऑन पैरेलल ट्रैक्स। यानी क्या हो रहा है, अक्सर आपने ट्रेन में बैठा हुआ देखा होगा कि बराबर से एक और ट्रेन गुजर रही है, तो ये वही दो ट्रेन्स हैं ए और बी, और दोनों पैरेलल ट्रैक्स यानी बराबर बराबर वाले ट्रैक्स पे जा रही हैं, सेम डायरेक्शन में जा रही हैं एट 60 किलोमीटर एंड 40 किलोमीटर। एक की वेलोसिटी 60 हो गई और एक की वेलोसिटी कितनी है, 40। अब पैसेंजर इन ट्रेन ए ऑब्जर्व ट्रेन बी, एक पैसेंजर ए में बैठा हुआ है और वो किसको ऑब्जर्व कर रहा है, बी को। अगर ट्रेन बी का डिस्टेंस 240, अगर ट्रेन बी 240 मीटर लॉन्ग है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर ट्रेन बी टू कंप्लीट पास द पैसेंजर ए इन ट्रेन ए। हाउ लॉन्ग, कितनी देर लगेगी दूसरी वाली ट्रेन को, कितनी देर लगेगी, एक मिनट रुकना भाई, क्या बात है, जीनियस। हाँ, हाउ लॉन्ग इट विल टेक, कितनी देर लगेगी दूसरी वाली ट्रेन को ट्रेन ए से पास करने में। लेकिन कौन सी ट्रेन ए से, इस बात को समझें कि जहां पैसेंजर बैठा हुआ था ना, उस हिसाब से उसको कितनी देर लगेगी गुजरने में। सबसे पहले तो भाई पैसेंजर पीछे रह गया और ट्रेन आगे चली गई, तो भाई इसका मतलब वेलोसिटी माइनस होगी। तो पहले तो वेलोसिटी का आंसर बता दें, एक की 60 एक की 40, आंसर कितना आ गया। तो भाई नेट वेलोसिटी कितनी हो गई, 60 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, और ये 20 किस में आ गई, किलोमीटर पर आवर। इसको सेकंड में कन्वर्ट करें, मीटर पर सेकंड में कितना हो गया, तो यहां कर लेते हैं नेट वेलोसिटी नेट वेलोसिटी आ गई वी माइनस वी ए। आपने ज्यादा वाली में से कम वाली वेलोसिटी को माइनस करा, आपका आंसर कितना आ गया, 20 किलोमीटर पर आवर। अब पहले तो इसको कन्वर्ट करें मीटर पर सेकंड में, 20 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600, कितना हो गया, कर लें प्लीज, 2 0 से 2 0 कैंसिल। ठीक है, और कैंसिल कर लेते हैं, 18 और 10, 2 9 ज़ा 18, 2 5 ज़ा 10, 10 5 ज़ा 50, 50 अपॉन 9। ठीक है, ऐसे ही आ रहा है 50 अपॉन 9, तो 9 5 ज़ा 45 होता है। तो समवेयर ये कितने के बराबर हो जाएगा, 5.5 के। चाहे तो इसको यहां डिवाइड कर लें भाई, 9 5 ज़ा 45, 5 बचा, पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 9 5 ज़ा 45, और ये ऑनवर्ड चलता रहेगा, तो 5.5 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब एक चीज, अब टाइम कैसे निकलता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो आपने डिस्टेंस कितना था, हाँ भाई डिस्टेंस कितना था, सवाल देख लो आप लोगों के पास हो तो, और वेलोसिटी कितनी आई, तो इसको सॉल्व कर लें। 240 को अगर 5 से डिवाइड करें तो तकरीबन कितना आएगा, अगर 5 से डिवाइड करें 240 को तो कितना आएगा आंसर, कितना, अगर मैं 240 को सिर्फ 5 से डिवाइड कर रहा हूं तो कितना आया, जरा देखिएगा, बोले 5 4 ज़ा 20, 5 8 ज़ा 40, 48 से थोड़ा छोटा आंसर देखें क्या दिया हुआ है। अब ये 43 आया कैसे,
जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे ना तो आपके पास टाइम कितना आया, 48 से थोड़ा सा छोटा, डायरेक्ट आंसर है इसमें, सही है। कितना आंसर हो गया, 43.2 सेकेंड्स। इसको आप लोग सॉल्व भी कर लीजिएगा। आगे बढ़े। अच्छा भाई, अब आ गया वो रिवर का। चलो कुलसुम सॉल्व कर दो बेटा, आंसर बता देना जल्दी से मुझे। पेंसिल दो। अ बोट इज मूविंग, इधर देखना भाई, अ बोट इज मूविंग एट 20 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। पानी रुका हुआ है और बोट उसके ऊपर मूव कर रही है, और किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, 20 किलोमीटर पर आवर। अब वो रिवर के इट ट्रेवल्स डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब जहां रिवर नीचे की तरफ जा रहा होता है वो उस पे आती है। रिवर की वेलोसिटी कितनी है, 5। अब बोट की टोटल वेलोसिटी कितनी हो गई, तो बोट की डाउन स्ट्रीम की टोटल वेलोसिटी कितनी हो गई, 25। अब आगे बढ़ते हैं। वाइल रिटर्निंग अप स्ट्रीम, जब वो वापस ऊपर की तरफ आ रही थी तो इनकाउंटर करती है फ्लोटिंग लॉग से दैट वाज इनिशियली एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इट्स डाउन स्ट्रीम जर्नी। इफ, अब ये बात जरा मुझे कोई समझाए, लॉग समझते हो, लकड़ी का टुकड़ा। क्या कह रहे हैं, द बोट इनकाउंटर्स अ फ्लोटिंग लॉग। बोट जो है वो टकराती है, अब बोट जो है वो उसके पास जाती है और उससे उसका लिंक बनता है किससे, फ्लोटिंग लॉग से, जो लकड़ी का मतलब वो पेड़ की जो लकड़ी होती है वो तैरती हुई आ रही थी। और वो बेसिकली थी कहाँ, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इट्स डाउन स्ट्रीम जर्नी। जब वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था वो इनिशियली वहां पे थी। अब अगर डाउन स्ट्रीम जर्नी को 2 घंटे लगे, उसकी लॉग की डाउन स्ट्रीम जर्नी को 2 घंटे लगे, हाउ लॉन्ग विल बी द एंटायर ट्रिप अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। आपको बताने कितनी देर लगेगी उस एंटायर ट्रिप के अंदर। तो भाई पहला मसला तो ये हो गया कि भाई ये आ गया। अब डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अच्छा, आवर्स में आंसर है तो कन्वर्ट नहीं करना, डिस्टेंस निकालना है। अब डिस्टेंस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, डिस्टेंस के लिए मेरे पास मसला ये है कि फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। वेलोसिटी आ गई 25। अच्छा एक और चीज, ये डायरेक्ट किलोमीटर में ही दिया हुआ है, मैं भी यही कन्वर्जन सोच रहा था। और टाइम कितना लग रहा है, 2 घंटे। तो डिस्टेंस कितना हो गया आपके पास, 50 किलोमीटर। अब मेरी एक बात सुने, वो जो ये हो गई 50, और बोट किस स्पीड से नीचे आ रही थी, बोट किस स्पीड से आ रही थी, ट्रेवल्स डाउन स्ट्रीम कितना था, 5। 20 उसकी ओरिजिनल स्पीड थी और वो नीचे आ रही थी 5 से। जब वो नीचे आ रही थी तो 25 हो गई। अब वो इसके ओपोजिट ऊपर जा रही है तो क्या हो जाएगी, 15। न्यू स्पीड जब वो ऊपर की तरफ जा रही है तो वो कितनी हो गई आपके पास, 15 मीटर पर सेकेंड। अच्छा ये हुआ क्यों, रिवर की स्पीड सेम है लेकिन बोट जो है वो अब 20 से ऊपर आ रही है, रिवर पीछे की तरफ जा रहा है, तो दोनों की स्पीड ओपोजिट होने की वजह से क्या हो गई, माइनस। तो माइनस की वजह से इसका आंसर कितना हो गया, 15। अब टाइम निकालना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना आया था आपके पास, 50। और टाइम कितना लग रहा है आपके पास, यहां से सॉरी, टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और ये कितना हो गया 15। अभी हमने 50 को 15 से डिवाइड करा तो ये कितना आ जाएगा, 3.33। 15 1 जा 15, 15 3 जा 45, फिर वो 5 बचेगा, फिर आप 0 लगाएं, फिर 15 3 जा 45, फिर वो 5 बचा, फिर 0, और ये ऑनवर्ड्स चलता रहेगा, और ये कितना आ जाएगा, 3.33 आवर्स। अब 3.33 आवर्स उसे लग गए नीचे जाने में, ऊपर जाने में उसने कितना टाइम लिया था, टोटल कितने हो गए, 5.3, यानी 3.3 एक नीचे जाने का, 2 आवर्स ऊपर आने के। टोटल टाइम अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में कितना लग गया, 2 आवर्स। अच्छा मैं इसको पूरा भी करा देता हूं, अपने पास सवाल खोल के रखिएगा प्लीज। फिर देख रहे हैं आप, बोट इज मूविंग 20 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, वेलोसिटी ऑफ बोट 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और रिवर की स्पीड क्या है, रिवर की स्पीड यानी वी आर आपको कितना दिया हुआ है, 5 किलोमीटर पर आवर।
अच्छा आगे, अब जो नीचे आने का टाइम है, डाउन स्ट्रीम टाइम है, रिवर में नीचे आने का टाइम टी दिया हुआ है, इसको मैं डी लिख देता हूं, टी डाउन वो कितना दिया हुआ है आपके पास 2r। सबसे पहले आप बताएं कि डाउन स्ट्रीम में बोट की स्पीड क्या थी। तो आपने क्या करा, टोटल वेलोसिटी, बोट की स्पीड और प्लस रिवर की स्पीड, तो टोटल कितनी हो गई 20 प्लस 5 25। ये कौन सी वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से या जिस स्पीड से बोट नीचे की तरफ आ रही थी, 25 किलोमीटर पर आवर। अब डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा इसने नीचे आने में, डिस्टेंस ट्रेवल्ड डाउन स्ट्रीम, नीचे आने में इसका कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, d इज इक्वल्स टू v मल्टीप्लाई बाय t। नीचे आ रही थी किस वेलोसिटी से 25, नीचे आने में टाइम लग रहा था 2, तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर लिया इसने 50 किलोमीटर्स। अगर आप लोग तफरीयां कर चुके तो पढ़ लें। अब आते हैं ऊपर की तरफ, क्योंकि हमने नीचे का तो डिस्टेंस मालूम कर लिया और नीचे की स्पीड भी पता है, हमें निकालना है नीचे और ऊपर दोनों का टाइम। नीचे का टाइम दे दिया 2 घंटे, अब हमें किस चीज की कमी है, ऊपर जाने के टाइम की। अप स्ट्रीम में बोट की रफ्तार 20 है, रिवर की रफ्तार 15 है, क्योंकि ओपोजिट डायरेक्शन है तो अब क्या हो जाएगा माइनस। तो बोट की वेलोसिटी कितनी आ गई 15 किलोमीटर पर आवर। और ये कौन सी वेलोसिटी है, जब बोट कहां जा रही थी, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ जाने का टाइम t इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब सॉरी, v निकल, वेलोसिटी निकाल के डिस्टेंस अपॉन टाइम याद हुआ है। वेलोसिटी कितनी है 15, जितना नीचे से ऊपर का होगा उतना ही ऊपर से नीचे का होगा। तो अगर उसको नीचे 50 किलोमीटर है तो ऊपर आने में भी कितना डिस्टेंस लगेगा 50, तो इसलिए डिस्टेंस यही वाला रखा है। बात समझ आ गई। ये वाला डिस्टेंस रखने की वजह क्या है कि भाई अगर दरिया ऊपर से नीचे 50 किलोमीटर है तो नीचे से ऊपर भी 50 किलोमीटर ही होगा। तो 50 अपॉन 15 को मैंने सॉल्व करा 3.33 आवर्स। नीचे आने का टाइम 2 घंटे, ऊपर जाने का टाइम 3.33 आवर्स। टोटल कितने घंटे हो गए, आगे बढ़े। एक और बड़ा अजीब सा सवाल है इसके बाद, 3-4 अजीब से हैं, अब क्या करें। वैसे तो टोटल 70 है बस चले। 2 कार, सारे क्या अभी 10 भी हो जाए, 8 से ऊपर हो गया टाइम। 2 कार स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन विथ 40 एंड 60 किलोमीटर। तो भाई सबसे पहले तो मुझे ये बता दें, एक कार 40 से एक कार 60 से जा रही है, ये अभी बात कर लेते हैं। तो मैं लिख लेता हूं, एक कार यानी वेलोसिटी ऑफ कार ए इज 40 किलोमीटर पर आवर एंड वेलोसिटी ऑफ कार बी इज 60 किलोमीटर आवर, और दोनों की डायरेक्शन कैसी है। अब कोई बिल्कुल जोर से जल्दी से बोल दे कि इसका आंसर 20 हो जाएगा, लेकिन क्या हमसे पूछा है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड मालूम करें या वेलोसिटी, पहले पढ़ना है। मेहरबानी। चलें आगे बढ़ते हैं। आफ्टर 3 आवर्स कार ए डिसाइड टू चेस कार बी। 3 घंटे बाद पहली वाली गाड़ी को ख्याल आया कि अब वो दूसरी वाली गाड़ी को चेस करेगा, रेस लगना शुरू हो गई। कार बी, क्योंकि कार बी की स्पीड ज्यादा थी तो वो आगे ही होगी। अब कार ए उसको चेस कर रहा है, कितने घंटे बाद चेस कर रहा है 3 आवर्स बाद। तो आपको तकरीबन टाइम कितना दे दिया 3 आवर्स। अब आपसे क्या कह रहे हैं, इफ कार ए इंक्रीजेज इट्स स्पीड टू 80, अगर कार ए स्पीड बढ़ा के अपनी कितनी कर ले 80, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर कार ए टू ओवरटेक कार बी। कितनी देर लगेगी कार ए को ओवरटेक करने में कार बी को। चलो देख लेते हैं, तुम लोगों को ज्यादा पता होगा। चले भाई, सबसे पहले तो भाई ये निकाल लेते हैं कि 3 आवर्स के बाद जाने के, यानी 3 घंटे
जब गुजर गए तो कार ए और कार बी में फर्क कितना था, समझे? सेपरेशन आफ्टर 3 आवर्स, इस बात को जरा समझिएगा। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले मैं क्या निकाल रहा हूं, जब गाड़ी चलना शुरू हुई तो कार भी आगे कार ए पीछे, हर पॉइंट के ऊपर कार ए आगे चल रही है। अब क्योंकि कार ए हर सेकंड में अपनी स्पीड ज्यादा बढ़ा रही है कार बी के मुकाबले, तो वो उससे आगे ही होगी। कितनी आगे थी? सबसे पहले तो आपको वो टाइम चाहिए कि वो कितनी डिस्टेंस चाहिए कि वो कितने डिस्टेंस से लीड कर गई। कौन सी कार? कार बी। वाह यार, साइमल्टेनियसली सेम पॉइंट मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। कब? यानी अब क्या था, ऐसे 3 घंटे बाद उसको ख्याल आया नहीं ऐसे, तो ये 3 घंटे बाद जाके कितनी दूर हो गए? देखो, एक कार दोनों शुरू होती है सेम पॉइंट से, ठीक है? ए कार यहां जा रही है और बी कार यहां जा रही है। 3 घंटे का वक्त गुजर गया, 3 घंटे बाद उसे ख्याल आया नहीं यार मुझे तो अब ऐसे आना है, इसको चेस करना है। हाँ, चेस करने का मतलब आ रहा है, चेस करने से पहले भाई ये दूर कितने चले गए थे? क्योंकि वो 40 किलोमीटर से आगे जाया जा रहा था, वो 60 किलोमीटर से दूसरी डायरेक्शन में जाया जा रही थी, तो उनके दरमियान एक डिस्टेंस आ गया। डिस्टेंस कैसे निकालूं? तो भाई d इज इक्वल्स टू, बहुत आसान अल्फाज में डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो क्योंकि 2 गाड़ियां हैं तो एक की वेलोसिटी 40 और एक की वेलोसिटी 60, और टाइम कितना लग रहा है इन दोनों को? जरा बताइएगा कितना हुआ, कितना दूर चला गया था ए बी से? 40 प्लस 60 100, 100 मल्टीप्लाई बाय 3, 300 किलोमीटर ए बी से दूर था। जब इसको ख्याल आया कि अब मुझे वापस चेस करना है उसे, क्या चीज? 300 किलोमीटर। अब कार ए मुड़ी और मर्जी उसकी क्यों वापसी आ रहा है उससे पूछ लेंगे बाद में। अब क्या हुआ, कार ए मुड़ती है और मुड़ने के बाद अपनी स्पीड, जो कार ए की न्यू स्पीड थी, वो उसने कितनी कर ली अब? 80 किलोमीटर पर आवर। ये उसने कब करा? जब उसको ख्याल आया कि मैं 300 किलोमीटर दूर हूं और अब मुझे इसको चेस करना है, ठीक है? अब इसकी स्पीड हो गई 80 किलोमीटर आवर। तो भाई रिलेटिव स्पीड यानी जो कार की 60 थी, यानी अब इसको चेस करना है ना उसे, तो इसको कितनी वेलोसिटी चाहिए? 80 के साथ साथ, यानी 80 तो थी, अब इसको मजीद बी तक पहुंचने के लिए वो कौन सी वेलोसिटी है जो इसको अटेन करनी है? 80 हो गई, 60 उसकी। अगर उसके साथ सेम वेलोसिटी और सेम टाइम पे पहुंचना है तो कितनी वेलोसिटी करनी चाहिए? 80 और 60। तो भाई 80 ऑपोजिट डायरेक्शन का माइनस, और क्योंकि बी वाली अपनी माइनस वाली डायरेक्शन में पहले से चल रही है तो माइनस माइनस प्लस। अब उसकी कितनी स्पीड होनी चाहिए? 140 किलोमीटर पर आवर, ताकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन के उसको चेस करने पहुंच जाए। अब अच्छा, ये वाली सारी कहानी थी समझाने के लिए। टाइम निकालना है, कितना डिस्टेंस था? 300, और कितने घंटों का गैप था? सॉरी, अब एक और चीज, 300 आपके पास क्या आ गया? डिस्टेंस। नीचे क्या रखना है मुझे? कितनी आएगी? क्यों 140? क्यों 80? क्यों 140? क्यों 80? आपने जो डिस्टेंस निकाला है वो कौन सी 2 वेलोसिटीज का था? दोनों कार की एक्चुअल वेलोसिटी 100 थी ना, प्लस करके। अब समझें, 100 ये रही, तो आपको दोनों कार्स को मिला के पहुंचना है ना वहां तक, तो आपके पास जो वेलोसिटी होगी वो वही होगी ना जो आपने ऊपर सम अप करी है। वो कितनी है? तो अब कौन कह रहा था कितना आंसर आएगा? तो ये सवाल ना शुरू में हो सकता था। आप क्या निकालते? आप निकालते डिस्टेंस, और डिस्टेंस को इसी टाइम से डिवाइड कर देते, या आप सीधा सीधा कहानी ये घुमाते कि मजीद उस 3 घंटे गुजरने के बाद
मजीद 3 घंटे लगेंगे उसको वहां पर ओवरटेक करने के लिए, तो टोटल टाइम कितना हो गया? 3 घंटे सेपरेशन हो गई, फिर मजीद 3 घंटे लगेंगे उसको कार ए को वापस मुड़ के दोबारा कार बी को ओवरटेक करने के लिए, टोटल टाइम कितना? 6। तो आपने करना क्या था, ये चीज सोचनी थी कि 3 घंटे में दूर गया, 3 घंटे में वापस आएगा स्पीड बढ़ाने के बाद, और उसको माइनस कर देना था टोटल टाइम से। खैर ये इसका पूरा लॉन्ग मेथड था जिससे आपको पेपर में करना होगा। और चलो आगे, अच्छा क्वेश्चन 4 छोड़ दिएगा, क्वेश्चन 5 आप लोगों का। अब आ जाए 6 पे। ये वाला छोड़ दिएगा फिलहाल, इसके फॉर्मूले बिल्कुल चेंज हैं, ये आप लोगों ने खुद करना है, ये ऊपर वालों की तरह ही होगा। चले क्वेश्चन 6, आइए बेटा ट्रांसफॉर्मेशंस पर आइए, जो आपको पढ़ाई अभी थोड़ी बहुत। पहले चीज आपसे पूछी, अ ट्रेन इज मूविंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी v रिलेटिव टू द ग्राउंड। एक ट्रेन मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी v से ग्राउंड के मुकाबले, ठीक है। ग्राउंड से मतलब जहां वो ट्रेवल कर रही है, पटरियां रुकी हुई है, ट्रेन मूव कर रही है और उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब सवाल क्या कर रहे हैं, इनसाइड द ट्रेन, ट्रेन के अंदर अ पैसेंजर थ्रोज अ बॉल फॉरवर्ड विद अ वेलोसिटी u। एक पैसेंजर क्या करता है, ट्रेन के अंदर एक बॉल को उछालता है या थ्रो करता है, आगे की तरफ फेंकता है, रिलेटिव टू द ट्रेन, जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है। अकॉर्डिंग टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन द वेलोसिटी ऑफ द बॉल रिलेटिव टू द ग्राउंड इज। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के एतबार से ट्रेन की वेलोसिटी क्या, ट्रेन की वेलोसिटी या बॉल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी ग्राउंड के मुकाबले। तो ये फॉर्मूला है, देखो भाई, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल प्लस, अब उसमें ऐड हो रही है ट्रेन की स्पीड, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। पर फाइनल वेलोसिटी में इनिशियल वेलोसिटी भी तो होगी, तो इसका आंसर क्या हो गया, दिस। वेलोसिटी रिलेटिव एट रेस्ट, वेलोसिटी चेंज, तो इसका आंसर आपके पास ऑप्शन सी, u प्लस वी अपॉन 1 माइनस यू वी अपॉन सी स्क्वायर। अच्छा अब जरा एक चीज देखिएगा, हम अपने फॉर्मूले में लिखते थे v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो u और v बराबर, अगर ये दोनों बराबर तो v मल्टीप्लाई बाय v कितना हो जाएगा। क्योंकि यहाँ स्पीड कांस्टेंट नहीं है, ट्रेन ज्यादा तेज मूव करेगी एज कंपेयर टू बॉल, तो अब ये जो v स्क्वायर था इसको ब्रेक कर दिया बॉल में और ट्रेन में, तो इसका ऑप्शन सी आंसर है। मैं तो आज आके ही बताया था, मुश्किल टॉपिक, 2.5 घंटे तो मुझे लगे इसको पढ़ने में। द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस आर एप्लीकेबल अंडर विच ऑफ द कंडीशन, ये तो तुम लोग बता सकते हो। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी कंडीशंस पे लग सकती हैं, ये पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो ये ऐड कर लेना। मैंने आपसे क्या कहा, गैलीलियन से लॉरेंट्ज जब आया तो मसला कहां पर आया था, स्पीड ऑफ लाइट, यानी जब वेलोसिटी बड़ी हो जाए, जब वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाए तो वहां पे गैलीलियन फेल हुआ, क्योंकि वहां न्यूटन मैकेनिक्स ब्रेक डाउन कर गई, इसलिए वहां पे लॉरेंट्ज ने वो गैमा वाला फैक्टर दे दिया। अब आंसर बता दो क्या होगा। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन एप्लीकेबल है कौन सी कंडीशन में, जहां वेलोसिटीज रिलेटिवली स्मॉलर हों एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट। ये लिखा हुआ भी है पूरा, रिलेटिवली वेलोसिटीज आर मच स्मॉलर देन स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि लाइट की स्पीड के आप पास गए और न्यूटोनियन मैकेनिक्स ने आपको धोखा देना शुरू कर दिया। चले भाई, ये तो आप लोग बताएंगे, अभी बताया भी है ये। टू इनर्शियल फ्रेम एस एंड एच, ये समझ लीजिएगा, एस का मतलब होता है सिर्फ स्टेशनरी या रेस्ट, और एस डैश का मतलब होता है मूविंग। इनर्शियल फ्रेम्स हैं, एक एस है और एक एस डैश है, आर रिलेटिव मोशन, एक्स एक्सिस पे मोशन हो रहा है, वेलोसिटी v है विथ रिस्पेक्ट टू s। ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है टू हैव अ वेलोसिटी u इन द x डायरेक्शन इन द फ्रेम s, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एज मेजर्ड फ्रॉम s।
दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होनी चाहिए, u प्लस वी यू माइनस वी, खत्म। चले आगे, अगला आंसर बताना है, फॉर्मूला सेम है ऊपर वाला। What is the velocity of light signal as measured according to the Galilean transformation? Speed of light। तो आपने क्या करना है भाई, मैंने अभी आपको बताया गैलीलियन में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो ओरिजिनल स्पीड के मुकाबले में 0.8 टाइम्स होती है। कितना आंसर आ गया? जो गैलीलियन है ना, उसने कहा कि भाई जो मेरे पास स्पीड ऑफ लाइट है वो 0.8% है एक्चुअल के, या 0.6% है, इससे है ही नहीं इसके अलावा। जो मैंने आपको वैल्यूज दिखवाई थी ना कि 0.6 पे आंसर ही आएगा और 0.8 पे ग्रेटर देन 1, तो गैलीलियन ने कहा मेरे पास जो स्पीड ऑफ लाइट है वो दो ही है, या तो 0.6 पे लिख लो या 0.8 पे, इसी पे आपको गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। तो भाई c माइनस 0.8 c कितना हो गया? क्या 0.2 c। चले भाई 10th, इस इक्वेशन का मतलब क्या है? अभी मैंने सिखाई है ये इक्वेशन। कन्वर्जन ऑफ मोमेंटम नहीं हो सकता क्योंकि मास नहीं है इसमें। इनवेरियंस ऑफ स्पीड ऑफ लाइट नहीं हो सकता, सी नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटीज इन वाई डायरेक्शन, अगर वाई है तो यहाँ एक्स क्यों लिखा हुआ है? तो बेसिकली ये क्या है? रिलेशनशिप एक्स कोऑर्डिनेट इवेंट एज मेजर्ड इन टू फ्रेम्स, दो एक्स कोऑर्डिनेट पे होने वाले इवेंट का आपस में ताल्लुक। 11th, द कोर प्रिंसिपल अंडरलाइंग द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सेम। मेन प्रिंसिपल क्या था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का? मेन प्रिंसिपल जो आपने पढ़ा था, जिसके बाद आपको लगा था कि नॉर्मल सी चीज है, लॉ ऑफ फिजिक्स आर सेम इन ऑल इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। चले भाई 12 सॉल्व कर लें। कह रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं एक एस्ट्रोनॉट एक स्पेसशिप में जो इस स्पीड से चल रही है अर्थ के मुकाबले। एस्ट्रोनॉट शाइन्स अ फ्लैशिंग फॉरवर्ड, एस्ट्रोनॉट कोई फ्लैश जला लेता है। एन ऑब्जर्वर ऑन अर्थ मेजर द स्पीड ऑफ लाइट बीम, और वो ऑब्जर्व एस्ट्रोनॉट ने स्पेस में अपनी स्पेसशिप से खड़े होकर एक स्पेस से एक लाइट जलाई जो ऑब्जर्व करी है किसी ने अर्थ पे है। लाइट पहुंचती है, सन की भी तो पहुंच रही है, एक एग्जाम्पल ही दे रहा है ना, वहां पहला ही लफ्ज लिखा हुआ था इमेजिन। व्हाट स्पीड डज द अर्थ ऑब्जर्वर मेजर, कितनी स्पीड मेजर होगी उस लाइट की? 1.8। कितनी स्पीड मेजर होगी उस लाइट की जो एस्ट्रोनॉट ने स्पेस से जलाकर अर्थ में भेजी? क्यों? स्पीड ऑफ लाइट रिमेन्स कांस्टेंट इन ऑल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती नहीं है, तो भाई वो कहीं से भी स्पीड भेज रहा हो। जब सन से आ रही है तो स्पीड ऑफ लाइट 3 एक्सपोनेंट 8 है, लेकिन अर्थ के बाहर से स्पेसशिप से वो 1.8 हो जाएगी कांस्टेंट। 0.8 c वो स्पेसशिप की वेलोसिटी हमसे तो पूछी थी ना, हमसे पूछना है स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी। स्पीड ऑफ लाइट इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस रिमेन्स कांस्टेंट। यहां पर होके आगे करें